आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के उस ताज़ा बयान की जिसमें उन्होंने चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त उपहार यानी फ्रीवीज की घोषणा पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। कोर्ट का मानना है कि इस तरह की घोषणाएं न केवल देश की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक असर डालती हैं बल्कि लोगों को काम करने में भी हतोत्साहित करती हैं। तो चलिए इस मुद्दे को विस्तार से समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट का बयान, मुफ्त उपहारों पर सख्ती। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में चुनाव प्रचार के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त उपहारों की घोषणा पर सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि राज्यों के पास ऐसे लोगों को मुफ्त में देने के लिए पैसा है, लेकिन कर्मचारियों के वेतन और पेंशन के लिए नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि मुफ्त उपहारों की संस्कृति को नियंत्रित करने के लिए एक संतुलन की आवश्यकता है, ताकि अर्थव्यवस्था और लोगों के कल्याण के बीच संतुलन बना रहे। मुफ्त उपहार, राजनीतिक दलों की रणनीति। चुनाव के दौरान कई राजनीतिक दल वोटरों को आकर्षित करने के लिए मुफ्त उपहारों की घोषणा करते हैं। इनमें मुफ्त बिजली, पानी, लैपटॉप, स्मार्टफोन और दूसरी सुविधाएं शामिल हैं। इस तरह की घोषणाएं विशेषकर उन क्षेत्रों में ज्यादा होती हैं जहां गरीबी और बेरोजगारी की समस्या ज्यादा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर गंभीर चिंता व्यक्त की और कहा कि इस तरह की घोषणाओं से लोगों में काम करने की इच्छा कम हो जाती है, जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक हो सकता है। मुफ्त उपहारों का प्रभाव अर्थव्यवस्था और समाज पर। मुफ्त उपहारों की घोषणा का सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। सरकार को इन उपहारों के लिए भारी खर्च करना पड़ता है, जिससे बजट घाटा बढ़ता है। इसके अलावा लोग मुफ्त में मिलने वाली सुविधाओं पर निर्भर हो जाते हैं, जिससे उनकी काम करने की इच्छा कम हो जाती है। ये समाज में आलस्य और उत्पादकता की कमी को बढ़ावा दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर चिंता जताते हुए कहा है कि इस तरह की घोषणाओं से लोगों में काम करने की इच्छा कम हो सकती है, जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदायक है। सुप्रीम कोर्ट की पहल, समाधान की दिशा में कदम। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर चिंता व्यक्त करते हुए सरकार से कहा है कि वो मुफ्त उपहारों की संस्कृति को नियंत्रित करने के लिए एक तंत्र विकसित करे। कोर्ट ने यह भी सुझाव दिया है कि इस मुद्दे पर एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाए, जो इस पर विस्तृत अध्ययन करके सुझाव दे। कोर्ट ने कहा है कि अर्थव्यवस्था में पैसा गंवाना और लोगों का कल्याण दोनों को संतुलित करना होगा, इसलिए यह बहस और विचार रखने के लिए कोई होना चाहिए। राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया, समर्थन का विरोध। सुप्रीम कोर्ट के इस बयान पर राजनीतिक दलों की मिश्रित प्रतिक्रियाएं आई हैं। कुछ दलों ने इसका समर्थन करते हुए कहा है कि मुफ्त उपहारों की संस्कृति को नियंत्रित करना जरूरी है, जबकि दूसरे दलों ने इसे गरीबों के हितों में बताया। उनका कहना है कि मुफ्त उपहारों के माध्यम से वो समाज के कमजोर वर्गों की मदद करते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर चिंता जताते हुए कहा है कि इस तरह की घोषणाओं से लोगों में काम करने की इच्छा कम हो जाती है, जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदायक है। जनता की राय, क्या सोचती है आम जनता? आम जनता में भी इस मुद्दे पर विभाजित राय है। कुछ लोग मानते हैं कि मुफ्त उपहारों से उन्हें राहत मिलती है, जबकि कुछ लोगों का कहना है ये उन्हें आलसी बना रहा है और काम करने की इच्छा को कम कर रहा है। इसके अलावा कुछ लोग इसे सरकारी धन का दुरुपयोग मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर चिंता जताते हुए कहा है कि इस तरह की घोषणाओं से लोगों में काम करने की इच्छा कम हो जाती है, जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक है। अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण, अन्य देशों का अनुभव। दुनिया के कई देशों में मुफ्त उपहारों की संस्कृति पर नियंत्रण के लिए विभिन्न तंत्र विकसित किए गए हैं। उदाहरण के लिए अमेरिका और यूरोप के कई देशों में चुनाव आयोग इस तरह की घोषणाओं पर निगरानी रखता है और आवश्यकता अनुसार कार्रवाई करता है। इन देशों में मुफ्त उपहारों की घोषणा को चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर चिंता जताते हुए कहा है कि इस तरह की घोषणाओं से लोगों में काम करने की इच्छा कम हो सकती है, जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक है। संभावित समाधान, संतुलन की जरूरत। मुफ्त उपहारों की संस्कृति को नियंत्रित करने के लिए संतुलित दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जरूरतमंद लोगों को जरूरी सुविधाएं मिलें, लेकिन साथ ही यह भी ध्यान रखा जाए कि लोग काम करने के लिए प्रेरित रहें। What do I say? As a colleague who have known last 6 years, Justice Rishikesh Roy, shared the collegium with him, I know his intellect. I know his sense of balance. Mr. Sibal said he was a complete judge. No, he was a complete man. His sense of humor to make things easy, his balance
approach, whether it's the court or otherwise, was extraordinary. That apart, his patience, his demeanor, his calmness has an impact on all of us whenever we interact with him. And you feel that you're talking to a person who has knowledge and wisdom. As a judge, there's 3-4 words I can phrase him in. It will be legal acumen, knowledge, reasonableness, and practicality, all built into one person, which is very difficult to get. Somebody said he's like Buddha, but he is disciplined. It requires a lot of equanimity and balance and sense of justice to be able to do this. Coupled with the sense of compassion he had, and which got reflected in his judgments, dealing with issues of when you're dealing with human beings. That apart, he's an all-round. Be it sports, be it music, be it books, and whatnot. I think it's very difficult to find a person like him be on the bench, because invariably most of us get drawn towards more black and white work rather than other things. So he's maintained that balance. Personally, I've had occasions when we share a dinner or something, and our conversations were always very widespread. And I also came to know about his interest in stories about partition. And he borrowed some books and went through and came back to me and really gave his thoughts about it. He's a remarkable person. We'll all miss him as far as the bench is concerned, but he's bound to be here. He's bound to be in our hearts. His memories will linger on for a long time, almost with all of us. We're present here in huge numbers, and I can tell you, people on the bench will also remember him for a long time. Thank you for being part of us, Justice Roy. My brothers. I would also like to say a few words. I met Justice Roy long ago at the National Judicial Academy in Bhopal. I was a rookie judge then, and he was 2 years senior to me. But he was then as he is now, grounded, good-natured, and completely without airs. He immediately wrote an affectionate letter to me back at Hyderabad. I received the letter. He added me to his mailing list, the Atman magazine, which he had brought out in Guwahati High Court. I would regularly receive it every month. He has been a dear friend to me through the years, though we did not really keep in touch once he moved on. He went on to Kerala. Today, as he lays down his judicial hat, I would like to tell you about some of the other hats that he has worn and he still wears that you may not be aware of. He was a Delhi public school student, and he was a champion hockey player and a footballer. He represented his school in major events in both the sports. And on one occasion, when Delhi Public School beat Modern School in a football match, he was solely responsible for it. And the school declared a holiday on that occasion. And I'm told that all the dipsites, as the DPS students call themselves, they all remember that. The people of that era still remember him for that great event and the celebration that followed. Then today, now he is an avid golfer, as some of you may know. And I'm sure he'll become a champion at that sport also, now that he'll have a lot more time to spend on the golf course. He is a voracious reader, and he generously gifts books to all the guests who visit him at home. और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।